अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायकान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम सूफिया कराम के शहर मुल्तान के अंदर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम का जो मौजू है वो बहुत ही दिलचस्पी का हामिल है, ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है कि जिसमें स्किन का एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम एक्नी कहते हैं। चेहरे के ऊपर वो दाग धब्बे आ जाते हैं, टेक्निकली इसको हम एक्नी कहते हैं। और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उससे बचाव कैसे मुमकिन है, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस का इलाज कैसे किया जाता है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो मुल्तान की मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शमसुन्निसा अलवी साहिबा, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एंड सीनियर रजिस्ट्रार निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब। अच्छा, अब हम बुनियादी सी सादा चीज़ों से हम स्टार्ट जी जी। करते हैं कि लोगों की आम अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वैसे तो स्किन डिसऑर्डर दर्जनों किस्म की है ना, बिल्कुल। उसमें एक्जिमा भी आ जाता है, ड्राई स्किन भी आ जाती है। हम्म। चूँकि मौजू हमारा एक्नी है, तो एक्नी होता क्या है और ये हमारे जिस्म या स्किन के कौन से हिस्सों को ज़्यादा मुतासर करता है? देखिए जी, एक्नी के वर्ड से अमूमन लोग अवेयर होते हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि ये जवानी में निकलने वाले ही दाने हैं, जबकि ये इससे बरक्स, इसका सिर्फ जवानी में ही नहीं निकलते, इसमें लेटर एज में भी दाने चेहरे पे निकल सकते हैं। ये बेसिकली जिल्द के अंदर एक पूरा यूनिट है जिसको पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स या यूनिट कहते हैं। ये उसकी इन्फ्लेमेशन का नाम है। ओके। इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है, इन्फ्लेमेशन अलग चीज़ है। सोजिश और इन्फेक्शन दोनों जी, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं। है। तो जो सोज़िश की वजूहात कई हो सकती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और वो मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है, उसके लेवल्स हैं। एक लेवल हमें जो स्किन के ऊपर नज़र आता है, एक लेवल जो जंक्शन ऑफ स्किन पे है, एक लेवल जो स्किन के नीचे है। अब हर लेवल के मुताबिक एक्नी की शक्ल में तब्दीली होती है। बाज़ औक़ात उसको आम दाने समझा जा रहा होता है, बाज़ औक़ात वो एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन होती है या एक बहुत डीप इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है जिसका लंबा दौरानिया हो सकता है ट्रीटमेंट का। और अमूमन तो टीनेज को मुतासिर करती है और उसको ट्रीट करना भी आसान होता है, लेकिन इसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि टीनेज से ही हो। टीनेज से लेके 35-40 साल की उम्र तक मर्द भी और ख़वातीन भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, टीनेज का आपने ज़िक्र किया नाज़रीन, जो बच्चे बच्चियाँ सने बलूगत में दाखिल हो रहे होते हैं, तो आम तौर पर वो 13, 14, 15 साल की एज होती है, तो उसमें एक्नी निकलना एक, क्योंकि हार्मोन्स भी तब्दील हो रहे होते हैं, तो वो एक कुदरती अमर होता है कि वो एक्नी निकल रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया कि एक्नी ज़रूरी नहीं है कि टीनेज में निकलें, ये उससे बाद भी जिस्म के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं। और डॉक्टर साहबा, स्किन के ये तो आपने बड़ा अच्छा तफसीली बताया कि जो सीबम या ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड है हमारी जी जिल्द जी। के अंदर, ये उसकी सोजिश के नतीजे में होती हैं या उसमें इन्फेक्शन भी हो जाए, उस सूरत में भी हो सकते हैं। हमारे स्किन के कौन कौन से हिस्सों के, लाइक फेस के ऊपर ज़्यादा होते हैं, बाजुओं के ऊपर होते हैं, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा जी, कि जैसे एक्ने मैंने का बताया ना ज़्यादा कि कहाँ पर उसका होता नाम है। पाइलोसेबेशियस था, तो जो सेबेशियस ग्लैंड है वो अमूमन बलूगत पे ही ज़्यादा एक्टिव होता है और उसमें बलूगत के जो हार्मोन्स हैं वो उसकी सिक्रीशंस को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब ये ग्लैंड्स अमूमन उन्हीं जगहों पे ज़्यादा होते हैं जहाँ बाल हैं, तो बालों की ग्रोथ के जो एरियाज़ हैं, चेस्ट है, कमर पे हैं, अंडर आर्म्स, इवन जेनिटल एरिया, एक्नी की कुछ इकसाम हैं जो कि जेनिटल एरिया को भी इन्वॉल्व करती हैं। और फेस तो इसकी सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके अलावा चेस्ट और आर्म्स तक को ये इन्वॉल्व कर सकती है और बैक को भी। जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आम पब्लिक का तस्वर ये होता है कि एक्नी शायद ये जो चेहरे के चेहरे के रुखसार के दाने, ऊपर जी जी। सिर्फ ये जो एक्नी बन जाते हैं, सिर्फ वही है। जी तो जी। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी जो है वो मुतासर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, हमारा तर्ज ज़िंदगी है वो, और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट, बड़े शदीद किस्म के मौसम पाए जाते हैं। मुल्तान तो गर्मी की वजह से भी बिल्कुल मशहूर है, ऐसे है। और सर्दियाँ भी आती हैं, और फिर बहार और ख़ज़ाँ, ये सारे मौसम बड़े इंटेंस होते हैं हमारे मुल्क में। जी। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी आपको आइडिया है, इस वक्त हमारा मुल्क शायद सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका हुआ है, वो भी फैक्टर हैं। बिल्कुल। फिर डस्ट भी है, स्मोक अलग है। तो ये फैक्टर्स प्लस लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है,
ये भी, इसका भी कोई इन्फ्लुएंस है एक्नी बनने के ऊपर? बिल्कुल इसका इन्फ्लुएंस है वो इस तरह से कि क्योंकि जैसे हमने कहा कि हार्मोन सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, तो हर वो चीज़ इवन एनवायरनमेंट, वेदर या डस्ट या हर वो चीज़ जो आपकी सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, जैसे गर्मी का मौसम, हब्स का मौसम, वो सीबम प्रोडक्शन खसूसन जिनकी ऑयली स्किन है उनमें बढ़ाएगा। और फिर एनवायरनमेंट में डस्ट का ज़्यादा होना, जब वो ग्लैंड खुलेगा डस्ट से वो क्लॉग हो जाते हैं, जब वो जिसको ब्लैक हेड्स कहते हैं वो बन जाते हैं, ये क्लोज्ड कोमिडोन्स बन जाते हैं, उनमें फर्दर फिर इन्फेक्शन होने से एक्नी का चांस बढ़ जाता है, यानी उसकी इन्फेक्शन की शिद्दत बढ़ जाती है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे स्किन के अंदर जो मसाम होते हैं जी उनके अंदर इन ग्लैंड्स की जड़ें होती हैं, तो वो फिर ब्लॉक हो जाती हैं, वो ब्लॉक हो मसाम, जाते हैं क्योंकि तो मैंने फिर आपको ऑयल अंदर बताया ही रह जाता कि है। हमारा वो यूनिट्स जिल्द के नीचे से जिल्द के ऊपर Exactly. आ रहा है, तो वो जहाँ से आ रहा है उस एंट्री पॉइंट के ऊपर भी इन्फेक्शन होने का चांस है। हेयर बाहर आ रहा है, वो हेयर की रूट पे इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई पॉइंट जहाँ से हेयर बाहर नहीं आया लेकिन उसकी एक ओपनिंग होती है, स्किन की ओपनिंग है जो जिल्द के ऊपर नीचे से ग्लैंड की जिल्द पे जी। वो बंद हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये पब्लिक में एक तासुर भी पाया जाता है कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध से बनी मसनूआत, मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, ये भी एक्नी बढ़ाती हैं और कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ होती हैं जिसकी वजह से एक्नी फ्लेयर अप हो जाता है। तो इसमें कोई रियलिटी है? वाकई ऐसी कुछ खाने की चीज़ें हैं जिससे एक्नी का अंदेशा बढ़ जाता है लोगों में? देखिए, ग़िज़ा से रिलेटेड मैं यही बताना चाहूँगी कि जो तमाम चीज़ें आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस का बाइस बनती हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, वही तमाम चीज़ें एक्नी को बढ़ाने की वजह हो सकती हैं। क्योंकि एक्नी सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, ये एडल्ट लाइफ में हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी क्योंकि हो रही होती है, तो उसके पीछे अमूमन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा रही हैं, जिसमें ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, तमाम जंक फूड जो कार्ब से बना हुआ है, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज की इंडेक्स को बढ़ाती हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं और उससे आपकी एक्नी बढ़ती है। डेयरी प्रोडक्ट्स एज सच कोई इतना नहीं करती, सवाए उनके जिनमें ज़्यादा चिकनाई है, और जो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें होंगी वो आपकी एक्नी को इंक्रीज़ कर सकती हैं। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, एक तो चलें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कुदरती एक लाइफ साइकिल होता है हर इंसान का कि बचपन के बाद वो एक जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, जिसे हम सने बलूगत कहते हैं, प्यूबर्टी अंग्रेज़ी में हम कह देते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और भी स्टेजेस कुछ ऐसी होती हैं, मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हार्मोनल सर्ज कह लें या हार्मोन्स का इम्बेलेंस हो जाता है। मसलन ख़वातीन में जो माहवारी का निज़ाम है उसमें भी हार्मोन्स का अमल दखल है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, जिसमें जो बैज़ादानी है ख़वातीन में, उसके भी मसले मसाइल हो सकते हैं, या कुछ एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स भी लोग ले रहे होते हैं, तो इसका भी एक्नी के ऊपर कुछ असर हो रहा होता है? जी बिल्कुल, जब एक्नी का पेशेंट हमारे पास आता है तो जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, ख़ुसूसन फ़ीमेल्स में, या जो जिम करने वाले लड़के हैं उनका हमें आइडिया हो जाता है तो हम उनसे उसके सप्लीमेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं। और फीमेल्स में हार्मोन की हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्नी सिर्फ एक टीन एज की एक्नी नहीं है, जो एडल्ट ऑनसेट एक्नी है ये एक अलग से कैटेगरी है। उसमें फिर हमें हर चीज़ को देखना है कि ये उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसका कॉस्मेटिक यूज़ है, जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया हाइप इतनी है, बच्चे गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। अब हमने उसकी हिस्ट्री पे एवेलुएट करना होता है कि ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन उसके एक्नी को ट्रिगर कर रहा है, या नॉन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी कुछ ऐसे हैं जो तमाम मसाइल में उनका भी रोल हो सकता है। तो उसका जानना बड़ा ज़रूरी है। उसमें हमें डिफरेंट और हिस्ट्री पे चीज़ें पता लगती हैं, चेहरे पे बालों की ग्रोथ का होना, वेट में तब्दीली का आना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इसका मतलब है कि एक्नी इज़ नॉट सिंपली अ स्किन डिसऑर्डर, इसमें पूरी पेशेंट की एवेल्युएशन करवाने की ये ज़रूरत पड़ तो जाती ये है कि सबसे आपको। अहम बात आपने हाईलाइट की है डॉक्टर जी। आमिर, कि हम जो जिस चीज़ को ये समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ जवानी के दाने हैं, हाँ खुद जी, सेटल बिल्कुल। हो जाएंगे, तो उसके फिर आगे बड़े मसाइल होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पीसीओएस पहली बार डर्माटोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर रहा होता है। हमारे पास मरीज़ आता है, उसको नहीं पता फीमेल को कि मेरा साथ अंदरूनी क्या मसाइल वो तो चल रहे पेशेंट हैं। आया कि जी डॉक्टर साहब मेरे चेहरे के ऊपर बाल आ रहे हैं, जी, आपने जब उसको इन्वेस्टिगेट एक्नी किया को तो पता देखा, चला कि वो बालों को पीसीओएस हुआ देखा, हुआ है। और हमने उसको इन्वेस्टिगेट कराया, तो फिर हम उनको फर्दर गायनाकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को उनको रेफ़र फिर करते रेफ़र हैं। करते हैं आप बिल्कुल। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई क्लासिफिकेशन भी होती है एक्नी की, या एक ही
दर्जे की एक्नी को हम कह नहीं, सकते ये हैं? एक दर्जे की नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि उसका यूनिट है जो कि स्किन में डीप से लेके स्किन के ऊपर तक आ रहा है। अब वो उसकी शक्ल एक आम सादा दाने जैसी भी हो सकती है, एक पस वाले दाने की भी हो सकती है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन नीचे डीप जाती है तो वो फिर सवेयर वाली फॉर्म्स में आ जाता है, और जब हमने उसको ट्रीट करना होता है हम उन्हीं कैटेगरीज़ के मुताबिक ट्रीट कर रहे होते हैं कि ये माइल्ड एक्नी है, मॉडरेट लेवल है या सवेयर एक्नी है, क्योंकि जितनी उसकी सवेरिटी बढ़ती जाएगी उतना ही कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ेंगे। और जो डीप लेवल की एक्नी होती हैं वो अमूमन या तो सिस्ट की फॉर्म में होती हैं या फिर मोटी मोटी गिल्टियों की फॉर्म में होती हैं। आप देखें इतनी बड़ी गिल्टी जब स्किन के नीचे वो ड्राई होती है, तो चाहे आप उसको, अगर आप उसको खसूसन लेट ट्रीट करेंगे तो फिर तो कॉम्प्लिकेशंस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। आपने टाइमली ट्रीट कर भी लिया तो भी उस सूरत में भी कुछ ना कुछ उसके निशान रह जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है एक्नी का, और उसकी सवेरिटी की क्लासिफिकेशन करना। असमेल में ये भी है ना कि अवामुन्नास का ख्याल ये होता है कि स्किन से मुराद वही है, जिल्द का वो हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, आप ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि जिल्द की 3 लेयर्स होती हैं और ट्रू स्किन जो होती है वो तीनों का मजमुआ होती है। जो ऊपर वाली नज़र आ रही है वो तो एक सुपरफिशियल लेयर है, एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि वो जो यूनिट है वो जिल्द के नीचे है, तो वो जिल्द की जो सबसे डीप वाली लेयर है उसमें मौजूद है। अब उस डीप लेयर के अंदर हमारी ब्लड सप्लाई है, हमारी एग्जैक्टली। नर्व्स हैं, और हमारे सबक्यूटेनियस फैट ऐसे भी आ जाती है फैट आपकी। भी आ जाता है, और हमारे ऐसे सेल मौजूद है जिसने हमारी स्किन में कोलेजन बनाना है। तो जब उसी में गड़ा बन जाएगा तो वहाँ से कोलेजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी सूरत में फिर स्कारिंग होती है। जी, मैं उसी तरफ लाना चाह रहा था आपको कि अब एक्नी स्कारिंग वाली, अब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं जी। कि अब जैसा एक और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया जो कि मेरे भी बड़ा क्लोज टू हार्ट होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सोशल मीडिया का यूज़ नहीं, अब्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देखिए ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों ने टोटके और वो क्रीमें और पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है कि बुलंदो बाला दावों के साथ। अब देखिए हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि देयर इज़ नो सच थिंग विच कैन वाइटन द स्किन। जो इंसान का कॉम्प्लेक्शन है कुदरत ने दिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको वैसे रिजुविनेट कर सकते हैं लेकिन स्किन टोन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्रीमें ऐसी ऐसी हैं जिसमें मरकरी, दर्जों के हिसाब से क्रीमें हैं जिसमें मरकरी इतनी ज़्यादा होती है जो कि ओवरनाइट रिजल्ट भी दे देती है। तो उसी तरह एक्नी के लिए भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि जब इस तरह की प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज होती हैं और वो विदाउट एनी कंसल्टेशन डॉक्टर पेशेंट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखें जी, पाकिस्तान में ख़ुसूसन, बाकी जगहों का हम इतना वो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ुसूसन ये हमारी ख़ुसूसन फ़ीमेल्स में, और अब तो यंग जनरेशन में बॉयज़ भी इस एडिक्शन में मुब्तला हैं। वाइटनिंग क्रीम्स का रोल इस कदर बढ़ चुका है, और हमारी एक्नी की कैटेगरी में एक कैटेगरी तो ख़ुसूसन उस फॉर्म की है जो कि उन स्टीरॉइड से भरी हुई क्रीमों के इस्तेमाल से हो रहा है। मरकरी और स्टीरॉइड से भरी हुई जो क्रीम्स हैं, यानी वो इतनी टिपिकल सूरत होती है एक्नी की कि हम उसको पहचान जाते हैं। मरीज़ लाख कहे कि उसने कभी इन क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं किया, इंडिविजुअल यकीन करें कि नाम ले ले के पूछना पड़ता है कि फ़लाँ करीम, फ़लाँ, जिनको मैं अब मेंशन नहीं करना चाह रही, जी। लेकिन वो सेपरेट क्रीम्स भी और कुछ मिक्स करके लगाई जाने वाली क्रीम्स भी। तो ऐसी चीज़ों से, और क्योंकि एडल्ट ऑनसेट एक्नी की कैटेगरी में भी चीज़ें आ रही हैं, तो एडल्ट ऑनसेट एक्नी में फिर वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो बेसिक वो स्टीरॉइड वाली या मरकरी वाली क्रीम्स अगर नहीं भी हैं तो भी ऑनलाइन परचेज़ किए जाने वाले सीरम्स जो हम नहीं जानते कैसी कंपनी के बने हुए हैं, और आइदर उसमें वही सॉल्ट मौजूद है जो जो कि लिखा हुआ लिखा है। हुआ है या नहीं। तो टीनेजर बच्चों से तो बहुत प्रॉप करना पड़ता है, फिर जाके पता लगता है कि ऐसा क्लींजर या ऐसा कोई स्क्रब या ऐसा नियासिनामाइड सीरम, रेटिनॉल सीरम। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को, ख़ुसूसन फ़ीमेल्स को, ये गाइड करती हूँ कि मार्केट और सोशल मीडिया भरा पड़ा है प्रोडक्ट से। अगर 100 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो हमने 100 की 100 अपने ऊपर नहीं अप्लाई करनी, और फेस वो चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ट्रायल्स किए जाएँ। तो एग्जैक्टली। एक ख़ुसूसन आपका जो रिप्रेजेंटेशन में सबसे अहम चीज़ आपका फेस होता है, तो उसको इतना ईज़ी मत लें कि कुछ भी ऑनलाइन बिकने वाली चीज़ उस पे इस्तेमाल करें। और इसमें जो होने वाली एक्नी होती है ऐसी प्रोडक्ट्स के यूज़ के बाद, वो अमूमन कोमिडोनल एक्नी होती है, और कोमिडोनल एक्नी की जो सबसे वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि उसको दवाइयों से या लगाने वाली क्रीम से करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
वो सबसे रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ एक्नी है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है ऐसे तमाम लोगों को जिनकी स्किन सेंसिटिव है, फ़ौरन एक्नी को प्रोन करती है, वो खसूसन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को अपने डॉक्टर की सजेशन के बगैर यूज़ मत करें। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन की आपको भी मालूम है, मुझे भी पता है कि स्किन की टाइप्स होती है ना। एक नॉर्मल स्किन होती है, एक स्किन ऐसी होती है जिसमें ड्राइनेस ज़्यादा प्रिवेल करती है, और एक और स्किन होती है जिसे हम एक्नी प्रोन स्किन कहते हैं या ऑयली स्किन कहते हैं। तो ये भी ज़रा बताइएगा कि उसकी आम जो पब्लिक है वो किस तरह अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई कर सकती है। सीबम जो है वो एक पहचान है ऑयली प्रोन स्किन की, कि पेशेंट यही बताएगा कि उसको दिन के टाइम अपने चेहरे को बार बार वॉश करना पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद चेहरे के ऊपर ग्रीस आ जाता है, जबकि जो ड्राई स्किन वाला होता है वो खिंचाव की, चेहरे पे सफ़ेद स्केल की कंप्लेन करेगा। अच्छा, अब एक्नी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन वाले को एक्नी होनी है, ड्राई स्किन वाले को भी ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बाइस या फार्मूला क्रीम्स के बाइस एक्नी हो सकती है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बाइस एक्नी हो सकती है। जबकि जो ऑयल प्रोन स्किन वाला पेशेंट है उसकी तो एक ऑलरेडी स्किन उसको ट्रिगर कर रही है, और फिर अगर वो ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर उसका ट्रिगर बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये एक्नी स्कार्स, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया जो कि उसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये किस स्टेज के ऊपर आकर पेशेंट के अंदर बनना शुरू हो जाता है, और ये आसानी से इसका इलाज मुमकिन है एक्नी स्कार्स का। देखें, एक्नी चाहे मॉडरेट है या सवेयर, इवन टीनेज में है या वो एडल्ट ऑनसेट की है, ये एक्नी की टाइप के ऊपर है, और ये इस पे है कि आपने उसको कितना अर्ली ट्रीट किया। जब आप उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको खुद से हील होने के लिए छोड़ देते हैं, अब आपको नहीं पता वो कौन सी टाइप है, पेशेंट को तो नहीं मालूम कि ये उसकी मॉडरेट टाइप ऑफ एक्नी है, ये सवेयर टाइप है। एग्जैक्टली। ऊपर से आपको वो बज़ाहिर रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, नीचे उसका डीप कितना लेवल है, ये तो आप को डॉक्टर ही बता सकता है, और वो उसको उसके मुताबिक ट्रीट करेगा। जब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खुद से हील होने के लिए, उस सूरत में उन एरियाज़ के ऊपर कोलेजन का लॉस होने की वजह से वहाँ पर गड़े पड़ जाते हैं। अब वो गड़ों की भी कई इकसाम होती हैं। अगर वो छोटे गड़े हैं तो हम उन्हें टूथपिक स्कार्स कहते हैं, वो बहुत बड़ा है तो हम उसको बॉक्स की शेप में है तो बॉक्स स्कार कहते हैं, वो लीनियर बैंड की सूरत में बने हुए तो हम उन्हें रोलिंग स्कार्स कहते हैं। फिर उन स्कार्स को ट्रीट करना भी उनकी टाइप के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके अलावा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्नी के साथ है, अगर वो माइल्ड फॉर्म भी थी, उसको छीलते रहे हैं, एक्नी एक्सकोरी जो एक किस्म है तो एक्नी फिर की सुपर छीलने, तो एडेड वो इन्फेक्शन फिर भी हो गई इसमें। एडिड इन्फेक्शन, और फिर वो ठीक होने के बाद जो पिगमेंटेशन छोड़ती है, उस पिगमेंटेशन से भी बच्चे का मोराल भी लो होता है और वो बुरा भी ज़ाहिर लगता है, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन एक्नी के ट्रीटमेंट के बाद। और देखिए ये वैसे तो स्किन अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो सर से शुरू हो जाती है, पाँव तक स्किन ही है, हमारे नाखून भी स्किन का ही पार्ट हैं। लेकिन जो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर आपका एक्सपोज्ड एरियाज़ में सबसे अहम तो आपका चेहरा होता है। और हमारे यहाँ पर आपको पता है जो कल्चर है कि ख़ास तौर पे नाज़रीन, जब लड़की का ख़ास तौर पर जब रिश्ता तय हो रहा होता है तो ये चीज़ें लोग बड़ा क्रिटिकली देख रहे होते बिल्कुल हैं ऐसा। कि जनाब चेहरे की स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है। तो ये जो अब आपने बड़ा अहम पॉइंट हाईलाइट किया कि ये जो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ लड़कियां अज खुद यूज़ कर लेती हैं, उसकी वजह से आप देखें कितना डैमेज हो जाता है, और फिर आगे उनके लिए कितना बड़ा एक स्टिग्मा बन जाता है, और कितनी कॉम्प्लिकेशंस उसकी होने शुरू हो जाती हैं। मैं इस पे तो अमूमन बहुत बोलती हूँ बोले कि ना आप फिर। एक्नी को सिर्फ एक स्किन की डिजीज़ मत समझें, आप इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को भी एग्जैक्टली। समझें। हमारे पास जब बच्चियाँ आके आप बैठती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं कि मैं अपने इस पिगमेंटेशन और अपने इस स्कार की वजह से मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया है, सोशल मैं आइसोलेशन में चली गई। सोशल आइसोलेशन, और यूनिवर्सिटी में मैं लो फील कर रही हूँ या कॉलेज में लो फील कर रही हूँ, और मैं डिप्रेशन में मुब्तला हो रही है, मुझे अपना फेस अच्छा नहीं लगता, मैं मिरर नहीं देखना चाहती, मुझे नए कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। तो ये देखें, ये तमाम चीज़ें उसका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को कितना बढ़ा रही हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से भी कि एक्नी को सिंपल एक लाइट ना आम लेना, बीमारी मत समझें, इसको और उसी तरह एक्सपर्ट ही से एवेल्युएट करवाएं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भी उसी तरह ही डिजीज़ समझना चाहिए जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की डिजीज़ होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़ा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का सवाल आपसे पूछता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो साबुन हैं, टॉयलेट सोप्स हैं, वो दो बुनियादों के ऊपर बिकते हैं कि वो कितना कलरफुल है और वो कितना खुशबूदार है। बड़े बड़े फैंसी एड्स सेलिब्रिटीज़ के साथ बनाए जाते हैं जिसमें ना आप उसकी महक को बहुत ज़्यादा
ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि किस क्या खुशबू है, क्या रंग है इसका साबुन का। और दूसरा ये कि बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस प्लस डाई। एज एन एक्सपर्ट इन डर्माटोलॉजी, ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए नुकसानदेह तो नहीं होती या इट्स ऑल राइट? देखिए मेरा ख्याल है इस टाइम सबसे ज़्यादा नोटोरियस डर्माटोलॉजिस्ट हैं जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स और ख़ुसूसन इन कलरफुल और परफ्यूम्ड जो सोप्स हैं इनसे के इस्तेमाल से मना करते हैं। तो मैं भी उन्हीं डॉक्टर्स में से हूँ जो इस तरह के सोप्स को हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अवॉइड करें, बल्कि टोटली यूज़ ही मत करें। ख़ुसूसन देखें आप एक्जिमा का, जैसे आप जानते हैं, एक्जिमा स्किन की एक सेंसिटिविटी का नाम है, एक एलर्जी का नाम है, और जब हम एलर्जन को नहीं पकड़ पा रहे होते तो हमने यही कॉमन चीज़ें रूटीन डे केयर रूटीन की चीज़ों में से ही अमूमन वो निकल रही होती हैं। ऐसे सोप्स का इस्तेमाल जिसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स मौजूद हैं, समटाइम्स वो भी एलर्जी कर रहे होते हैं। और जो परफ्यूम्स या कलर वाले जो सोप्स होते हैं वो इनको भी ट्रिगर करते हैं और एक्नी को भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, आप शायद आपके नॉलेज में भी होगा, अगर नहीं है तो शायद आप हैरान भी हों। 2016 में यूएसए में भी ये बड़ा ज़्यादा एक मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट किया गया कि जनाब ये एंटीबैक्टीरियल सोप आपको जरासीमों से बचाते हैं। अब वो मुल्क ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक है कि वहाँ पर कोई भी क्लेम जो है साइंटिफिक एविडेंस के बगैर नहीं होता। तो जब उन्होंने उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपको पता है ट्राइक्लोसॉन और इस किस्म के होते हैं, तो रिसर्च जब की तो पता ये चला कि इसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है जरासीम से बचाने में। उल्टा ये आपका नॉर्मल फ्लोरा जो स्किन का बिल्कुल है ऐसे है। उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और हमारे मुल्क में देखें बड़ा एक हाइप है, मैं नाम तो नहीं लेता उन साबुनों का, लेकिन बड़े बच्चों को टारगेट करके बड़े बड़े ऐड बनाए जाते हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स भी समझते हैं कि शायद जनाब ये एंटीबैक्टीरियल सोप जो है ना, ये हम बच्चे में और ख़ुद में इस्तेमाल करेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे। मैं कहूँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें कि ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि नॉर्मल सोप भी वही काम करेगा जो कि आप एंटीबैक्टीरियल ये से लेना बिल्कुल चाह रहे हैं। आपने सही बात की, क्योंकि देखिए वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट कर रहा है और उसकी ज़रूरत उस टाइम तो चलें फिर भी सोची जा सकती है जब कोई उस टाइप की इन्फेक्शन मौजूद है, वरना आम रूटीन में जो हमारे बॉडी फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको सप्रेस नहीं करना। तो हम ऐसा एंटीबैक्टीरियल सोप जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को ही डैमेज करे, ये नॉर्मल फ्लोरा अल्लाह ने हमारी बॉडी पे हमारी प्रोटेक्शन के लिए एग्जैक्टली। बनाए है। हम नहीं जानते उसमें से कौन हमारे लिए प्रोटेक्टिव है और कौन सा एनवायरनमेंट में है जिसको वो हमारे तक आने ही नहीं दे रहा। तो इसलिए जो नॉर्मल फ्लोरा है, जैसे उसके नाम से है, वो हमारा रेजिडेंट है, वो हमारी हिफाजत कर रहा है अनटिल अनलेस वो किसी बैरूनी फैक्टर से ट्रिगर होकर हमें कोई हार्म पहुंच जाए। तो गैर ज़रूरी एंटीबैक्टीरियल के सोप्स के इस्तेमाल से हम खुद भी पेशेंट्स को मना करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज का जो मौजू था हमारा एक्नी, उस हवाले से आप यंग वंस को और इवन जो एल्डरली भी हैं जिस एज ग्रुप में एक्नी हो सकता है, उन व्यूअर्स को आप एक्नी के हवाले से टेक होम मैसेज शॉर्ट सा क्या देना चाहेंगी प्लीज़? ख़ुसूसन जो एडल्ट्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या जल्दी एक्नी उस पे आ जाती है, वो टीन एज की एक्नी है या एडल्ट ऑनसेट एक्नी है, तो ख़ुसूसन आप लोग ऐसी तमाम फार्मूला क्रीम्स जो वाइटनिंग के लिए यूज़ होती हैं या ऑनलाइन बिकने वाले सीरम्स, क्योंकि सीरम्स की बहुत हाइप है, तो काइंडली ये तमाम चीज़ें अपने डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज़ करें। ऑनलाइन खुद से इन चीज़ों के ट्रायल मत लें। दूसरी रिक्वेस्ट मैं बच्चों के पेरेंट्स से करना चाहूँगी कि ख़ुसूसन फ़ीमेल्स जब वो टाइम पे उनकी एक्नी को ट्रीट नहीं किया जाता और वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती हैं, तो इससे न सिर्फ उनकी अंदर खुद एतमादी की कमी आती है, उनके लिए साइकोलॉजिकल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, बल्कि आने वाली ज़िंदगी, शादी के बाद की ज़िंदगी के लिए भी उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस डिज़ीज़ को उतना ही इम्पॉर्टेंट लें जितना हम इंटरनल ऑर्गन्स की डिज़ीज़ को लेते हैं, और उसका टाइम पे इलाज करें और अपने कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। थैंक यू। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर शमसुन्निसा अलवी साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इस बहुत ही कॉमन और एक सीरियस स्किन की बीमारी के ऊपर उन्होंने इतनी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।